हेलो दोस्त, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हो। आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड और परिकीर्ण प्रयोग के बारे में। अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन वीडियो के मिल सके। अब बात करेंगे परमाणु में रदरफोर्ड परिकीर्ण के बारे में। हमने बात कर ली थी परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया, और जबकि डाल्टन ने यह बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है, जबकि आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह बताया दोस्तों कि परमाणु को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसे मौलिक कण कहते हैं। मौलिक कण यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, यानी परमाणु 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। बाद में बात करेंगे 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान उसका परमाणु भार कहलाता है। 1 मोल परमाणु का परमाणु भार उसका भार कहलाता है। बात यहाँ तक हो गई थी। इसके बाद में आया था तरबूज मॉडल, जिसे जे थॉमसन का मॉडल या पलमपुरी मॉडल के बारे में पढ़ा था। इन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीज समान रूप से धनावेश वितरित होता है। इसके बारे में इसकी कमियां जानी थी और इसकी विशेषता जानी थी। ये किन के बारे में क्या होता है। अब दूसरा मॉडल पढ़ते हैं रदरफोर्ड का। इसे बोलते हैं अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग या रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग। अब बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा कण परिकीर्ण प्रयोग में दोस्तों कि क्या क्या होता है और कैसे क्या होता है, इसकी कमियां क्या है, इसमें क्या प्राप्त किया है ना, ये जानेंगे। अब रदरफोर्ड परिकीर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड परिकीर्ण प्रयोग। रदरफोर्ड परिकीर्ण प्रयोग। अब रदरफोर्ड परिकीर्ण प्रयोग में क्या हुआ दोस्तों कि हमें रदरफोर्ड ने क्या जाना कि रदरफोर्ड परिकीर्ण के बारे में कि रदरफोर्ड और नील्स बोर्स ने मिलकर किसकी परमाणु की संरचना के बारे में बताया था कि इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया कि गाइगर एंड माइसर ने रदरफोर्ड के निर्देशक में ये प्रयोग किया। इसमें क्या बिस्मिथियम Bi से व्यक्त करते हैं। इसका परमाणु भार इस समस्थानिक यानी समस्थानिक से उत्सर्जित अल्फा कण से क्या इसे सोने की प्लेट ली उसमें क्या उत्सर्जित करवाए। अब क्या है, इसका एक डायग्राम की सहायता से समझाता हूँ मैं आपको पूरा एक प्रयोग कैसा हुआ, क्या निष्कर्ष निकलेंगे इसके, ये जानेंगे हम। इसमें क्या है कि गाइगर और मॉर्सन नामक वैज्ञानिक ने रदरफोर्ड के निर्देशक में यह काम किया। पहले लेते हैं दो ईंट लेते हैं किसकी, प्लेटिनियम की ईंट यह ईंट ले ली। इसके बाद में लेते हैं सोने की पतली पन्नी यह सोने की पतली पट्टी जिसका मान 2.2 × 10⁻⁷ मीटर होता है ना, बहुत पतली होती है। और यहाँ से ऐसे अब क्या है, यहाँ एक पर्दा लगाते थे किसका, जिंक सल्फेट का पर्दा और यहाँ जिंक सल्फेट का पर्दा लगाते हैं। अब फिर क्या होता है, यह जिंक सल्फेट का पर्दा है। अब यहाँ गुणित सूचक लगाते हैं, गुणित संसूचक लगाते हैं। और यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे लगा देते हैं सूक्ष्मदर्शी देखने के लिए, सूक्ष्मदर्शिक संसूचक ये लगा देते हैं, जिससे कि अल्फा कण के यानी किस दिशा में चेपित हो रहा है। अब विस्मित से जो अल्फा कण उत्सर्जित होने अल्फा कण
जिसे हीलियम नाभिक, यानी आपको ये भी पूछते हैं अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक CO, इसे अल्फा कण बोलते हैं। अब यहाँ से उत्सर्जित अल्फा कण उत्सर्जित करवाएं तो इस सोने की पतली पन्नियाँ से लगभग सब के सब जो अल्फा कण थे वो सीधे के सीधे निकल जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। अधिकांश, यानी अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं। कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, थीटा कोण पे विक्षेपित हो जाते हैं, थीटा कोण पे ऐसे विक्षेपित होते हैं। और एक यानी 8,000 अल्फा कण तो ऐसे अधिकांश अल्फा कण यानी अधिकांश अल्फा कण सीधे विक्षेपित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण प्रकीर्णन कोण पर परिकीर्णित होते हैं। यहाँ से अल्फा कण ये प्लेटों के मध्य से गुजार जाता है। यह सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक पर्दे पर चमकीली परत प्राप्त होती है इनके कारण से, जो कि सूक्ष्मदर्शी में नोट किया जाता है। अब बात करेंगे यह थीटा कोण क्या है। ये इस थीटा कोण को बोलते हैं परिकीर्णन कोण। क्या बोलते हैं, परिकीर्णित कोण। यानी 8,000 अल्फा कण ना, 8,000 अल्फा कण तो सीधे निकल जाते हैं। और 20,000 अल्फा कणों में से ना, 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण ऐसा था कि जिस मार्ग में गया था उसी मार्ग में वापस आ गया, यानी 180 डिग्री में उसी दिशा में, जिस दिशा में मैं गया उसी दिशा से टकरा कर वापस आ गए पर्दे से। अब ये था कि इसका डायग्राम। अब बात करेंगे इसमें कि क्या क्या हुआ कि गाइगर और मॉर्सन ने ना रदरफोर्ड के निर्देशांक में यह प्रयोग किया, और इस प्रयोग में यह पर्दा ले लिया जिंक सल्फेट का और गुणित सूचक लगा दिया, जिससे कि परिकीर्णन कोण किस कोण से विक्षेपित हो रहा, गुणित हो रहा है ना, उसके बारे में जाना। अब आपको क्या ध्यान रखना कि गाइगर एवं मॉर्सन ने, गाइगर और मॉर्सन ने रदरफोर्ड के सुझाव से यानी गाइगर एवं मॉर्सन ने रदरफोर्ड के सुझाव से यह अल्फा कण परिकीर्णन यानी परिकीर्णन प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि विस्मित समस्थानिक से उत्सर्जित अल्फा कण, यानी विस्मित समस्थानिक को उसका प्रयोग करके जिसे उत्सर्जित अल्फा कण रेडियोएक्टिव है ना, कि इन्होंने BI इसका परमाणु क्रमांक इतना था, ये परमाणु बाहर रेडियो एक्टिव तत्व से रेडियोएक्टिव तत्व से उत्सर्जित यानी रेडियोएक्टिव तत्व से उत्सर्जित अल्फा कणों को, यानी अल्फा कणों को किससे गुजारा, प्लेटिनम की पट्टी की ईंटों के मध्य निर्वात क्षेत्र से, इसमें क्या निर्वात क्षेत्र रखते हैं, निर्वात क्षेत्र से गुजार कर सोने की पतली क्या लेते हैं, 2.2 × 10⁻⁷ मीटर की पतली पन्नी लेकर इससे गुजारते हैं ना, यानी गुजारते हैं, विक्षेपित करते हैं, गुजार कर अल्फा कण को थीटा कोण को है ना, यानी अल्फा कण विक्षेपित हो जाए है ना, अल्फा कण विक्षेपित होते हैं जिस कोण
पर अल्फा कण यानी अल्फा कण विक्षेपित होते हैं, यानी जिस कोण पर अल्फा कण विक्षेपित होते हैं दोस्तों उसे परिकीर्णन कोण कहते हैं, जिसे परिकीर्णन कोण कहते हैं यानी इसे थीटा से व्यक्त करते हैं, यानी थीटा से, और अल्फा कणों की संख्या n से इसे व्यक्त करते हैं। अब क्या है कि ये तो था कि इनका प्रयोग इन्होंने ये किया, इसमें ये एक्सप्लेनेशन लगा दिया, ये हो गया है ना। अब बात करेंगे इसके निष्कर्ष क्या निकले, यानी प्रेक्षक क्या थे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि प्रेक्षक कि रदरफोर्ड परिकीर्णन में प्रेक्षक कहते हैं कि इसमें कि अल्फा कण को जो गुजारा जाता है कि प्लेटों के मध्य के अधिकांश अल्फा कण यानी 99.9% यानी लगभग अधिकांशतः सीधे अपने मार्ग से गुजर जाते हैं, यानी अधिकांशतः उसी मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं, यानी चले जाते हैं। यानी 20,000 में से लगभग एक ऐसा अल्फा कण होता है जो कि जिस मार्ग में जाता है उसी मार्ग में वापस लौट आता है, यानी 180 डिग्री पे। ये उसके प्रेक्षक थे। और इस बाद में इसके निष्कर्ष क्या है, प्रेक्षक रदरफोर्ड प्रयोग के प्रेक्षक इन प्रेक्षक क्या ना कि अधिकांश अधिकांश अल्फा कण सीधे गुजर जाते हैं, क्या सीधे गुजर जाते हैं यानी 90.9% सीधे गुजर जाते हैं, है ना। अब दूसरा क्या था कि 20,000 में से 20,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा कण पुनः अपने मार्ग में लौट आता है, अब पुनः अपने मार्ग में लौट आया। अब ये थी, और 8,000 अल्फा कण के यहाँ सीधे गुजर जाते हैं ना, 8,000 अल्फा कण सीधे गुजरते हैं। ये तो थे इसके प्रेक्षक। अब बात करें प्रेक्षक के बाद में ये थीटा कोण पे गुजरते हैं तो इनके मध्य ग्राफ बनेगा। तो अल्फा कणों की संख्या मान लो मैं n मान ली, ठीक है, और अल्फा कणों की संख्या n मान ली, n मान ली, तथा परिकीर्णित कोण थीटा है ना। तो इनके मध्य ग्राफ इनके मध्य ग्राफ क्या होगा, इनके मध्य ग्राफ ये होगा, यह परिकीर्णन कोण हो जाएगा इधर थीटा, और ये अल्फा कणों की संख्या हो जाएगी, अल्फा कणों की संख्या। अब इनका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा, ऐसे। यह ग्राफ किसका होता है, अतिपरवलयकार। किसका, अतिपरवलयकार। अब क्वेश्चन ये बनेगा कि रदरफोर्ड अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में अल्फा कणों का आकार किस आकार का पथ होता है, अतिपरवलयकार। एक बात ये। अब बात आपको ये पूछेगा कि किस कोण पर वापस लौटा था, वो कोण है 180 डिग्री। अब अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में यानी इसमें क्या है, इसमें एक फॉर्मूला बनता है, यानी इनकी संख्या वो व्युत्क्रम है sin की पावर 4 थीटा, इसके व्युत्क्रमानुपाती है। मान लो ये n है,
N1 है या N2 और ले लो, ये क्या है N2 वन अपॉन साइन, इसे N1 मान लिया साइन के पावर 4 थीटा 2। अब मान लो इसमें संबंध निकालें तो N1 अपॉन N2 इक्वल टू क्या होगा, साइन की पावर 4 थीटा 2 और साइन की पावर 4 थीटा 1। ये यानी अल्फा का परिकरण प्रयोग, हाँ यह मोटाई हो जाएगी T1 T2 है ना, कि मोटाई पर निर्भर करता है। अल्फा का परिकरण प्रयोग मोटाई पर T2 अपॉन T1, ये संबंध ध्यान में रखना। अब क्या है, ये मोटाई पर निर्भर करेगा कि अल्फा कण जैसे जैसे मान लो ये सोने की पतली पन्नियाँ के लिए इसकी मोटाई बढ़ा देंगे तो अल्फा कण परिकरणों की संख्या घट जाएगी, उत्क्रमानुपाती होती है। अगर कम है यानी सोने की पतली पन्नी की मोटाई कम है तो अल्फा कण ज़्यादा परिकीर्णित होगी, ऐसे क्या इस पर निर्भरता होगी। आप बात करेंगे इसके प्रेक्षणों के निष्कर्ष क्या निकलेंगे, कि इसके बारे में इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले वो जानेंगे। क्या निष्कर्ष, रदरफोर्ड परिकरण प्रयोग के निष्कर्ष। अब रदरफोर्ड परिकरण प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकलता है, एक तो ये निकलता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, रिक्त होता है या खाली होता है ना। तो निष्कर्ष पहला क्या है कि लगभग 8,000 कण जो कि सोने की पतली पन्निका को पार कर रहे थे, तो इसे क्या है कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, एक बात तो ये बताई थी निष्कर्ष निकलता। और एक कि परमाणु का वह भाग जिसमें परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो, यानी परमाणु का वह भाग जिसमें परमाणु को संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित हो उसे कहते हैं नाभिक, यानी परमाणु का वह भाग। दूसरा निष्कर्ष क्या निकला कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा संपूर्ण द्रव्यमान एक छोटे से केंद्र में निहित होता है। यानी क्या कि यह परमाणु है, इसमें क्या है, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर ये लगा रहे हैं वर्ताकार प्रति चक्कर, ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्या है, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये केंद्र, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा समस्त धनावेश एक केंद्रित भाग में केंद्रित होते हैं, यानी एक भाग में केंद्रित, तो उसे नाभिक कहते हैं। उसे क्या नाभिक कहते हैं, ये क्या नाभिक। अब ये पूछेगा आपको कि नाभिक किन से मिलकर बना, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बना, नाभिक बना। अब क्या है कि रदरफोर्ड प्रयोग में ये बताया तो अल्फा कण परिकीर्णन से, अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज हुई, नाभिक की खोज की है ना। अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग से नाभिक की खोज कर दी। अब क्या है कि ये नाभिक यानी पदार्थ या परमाणु का वह केंद्रित भाग जिसका इसका संपूर्ण द्रव्यमान तथा संपूर्ण धनावेश एक भाग में केंद्रित होता है, सूक्ष्म छोटे से भाग में, उसे क्या परमाणु उसे नाभिक कहते हैं। नाभिक कहते हैं। अब बात यहाँ लिखेंगे ये पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा कि परमाणु का समस्त यानी परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक छोटे से भाग
में केंद्रित, भाग में केंद्रित होते हैं, यानी छोटे से भाग में केंद्रित। परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान एक छोटे से भाग में केंद्रित होते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे नाभिक कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक कि इन्होंने क्या कि परमाणु का समस्त, और एक बात ये भी इसका निष्कर्ष निकलने कि परमाणु का यही निष्कर्ष निकलता है कि इसमें एक जो कण वापस आते हैं कि इसमें नाभिक होता है। अब क्या इन्होंने कि परमाणु का आकार, परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर का होता है। यानी इन्होंने क्या बताया कि परमाणु का आकार कितना होता है, इन्होंने बताया कि परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर कोटि का होता है, कोटि का होता है, यहाँ कोटि और लगा दें, कोटि का होता है ना, कोटि का होता है। तथा परमाणु यानी इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षा में बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाहर की ओर यानी तथा इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाहर की ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, ठीक है, इसमें चक्कर लगाता है। अब क्या है कि यह चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर वर्ताकार पथ में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि सूर्य और तारों जो ग्रह के बीच में जो वर्ताकार पथ में गति करते हैं, है ना, उससे समय, तो इसे क्या ग्रह नियम भी कहते हैं कि सूर्य इसे ग्रह का नियम यानी इसे ग्रह से संबंधित नियम भी कहते हैं। यानी क्या थे कि हाँ, इस मॉडल को ग्रही मॉडल कहते हैं, ऐसे नहीं, इस मॉडल को ग्रही मॉडल कहते हैं। इस मॉडल को ऐसे लिखो, इस मॉडल को ग्रही मॉडल कहते हैं। अब ये पॉइंट ऐसे लिख लेना कि एमटीआर आपको ऐसे कि परमाणु के किस मॉडल को ग्रही मॉडल के नाम से जाना जाता है, तो आप रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि कि सूर्य के चारों ओर और ग्रह वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, है ना, कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार से ग्रह सूर्य के चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। ये थे इसके निष्कर्ष दोस्तों। अब बात करेंगे अल्फा कण परिक्रमा प्रयोग में कि इनका पथ कैसा हो गया। पथ इसका ये हो गया कि ये अति प्रबल्याकार अल्फा कण होगा, ये पूछ सकते हैं। अब बात करेंगे इन्होंने भी कि परमाणु के एक तो स्थायित्व के बारे में कमी क्या रह गई कि इन्होंने भी परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बताया कि अब परमाणु का स्थायित्व कैसे यानी परमाणु स्थायित्व है कि नहीं। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन जो लगातार गति कर रहा है उसमें जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है, तो मैक्सवेल प्लांक के अनुसार जो ऊर्जा सतत रूप से गति तो वो एक सर्पिलाकार में गति करना चाहिए, यह नहीं बताया, है ना। तो इसके बारे में ये कमी रही है कि निष्कर्ष ये निकलता है मेन कि इन्होंने भी कि परमाणु का अस्तित्व के बारे में नहीं बताया। कमी क्या थी, इसकी कमी कि इन्होंने भी एटम का अस्तित्व के बारे में नहीं बताया, नहीं बताया।
बताएं। एक तो इन्होंने ना कि इसका अस्तित्व के बारे में नहीं होता कि मैक्सवेल प्लांक के अनुसार मैक्सवेल प्लांक क्या कहता है कि उसका नियम, मैक्सवेल प्लांक के अनुसार इलेक्ट्रॉन लगातार गति कर रहा है जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होनी चाहिए, जो कि उसका अर्थ वर्ताकार होता है सर्पिलाकार। मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में लगातार या सतत रूप से कमी होने के कारण उसका पथ सर्पिलाकार, यानी उसका पथ वर्ताकार न होकर उसका पथ वर्ताकार न होकर, ऐसे लिखो, उसका पथ वर्ताकार न होकर सर्पिलाकार होना चाहिए, सर्पिलाकार होना चाहिए। यानी इनके बारे में क्या एक स्पष्ट रूप से बता नहीं पाए, यानी इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में स्पष्ट रूप से बताने हैं। अतः इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में स्पष्ट नहीं कर सका। यानी ये रदरफोर्ड ने भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए। आज के सेक्शन में यही पढ़ेंगे। इसके बाद में पढ़ना नील्स बोर का मॉडल, कि नील्स बोर ने परमाणु के बारे में क्या क्या बताया। थैंक यू गाइस, वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।